अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोग सारे सेफ़ होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 15 बनता है, जिसका हमारे पास है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किस चीज़ को कहते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब हम बायोलॉजी से हट के अगर बात करें, देखो इस दुनिया में कुछ चीज़ें जो ऑपरेट करती हैं नॉर्मल ऑपरेट करती है, मतलब खुशी है या गम है। अब अगर खुशी ज़्यादा भी हो जाए फिर भी हमारे लिए नुकसान की बात है, या ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, गम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मीठा बनो लेकिन इतना मीठा ना बनो कि लोग तुम्हें क्या करें, खा जाए, या कड़वा बनो लेकिन इतना कड़वा ना बनो कि लोग तुम्हें क्या करें, फेंक दे। बल्कि क्या करना चाहिए, हमें एतदाल में रहना चाहिए। ये तो बायो से हट के हमने बात की। तो हमारे पास होम्योस्टेसिस, आप लोगों डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? तो इन्वायरमेंट का मतलब सारे में उर्दू में तो कहते हैं कि माहौल को कहते हैं, यानी इन्वायरमेंट किस चीज़ को कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं, चेयर मौजूद हैं, स्टूडेंट मौजूद है, क्लासरूम भी मौजूद है, ये क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। लेकिन इन्वायरमेंट हमारे पास टू टाइप्स का होता है। एक को हम नाम देते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरे को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाज़ बुक में इन्वायरमेंट की जगह कंडीशन का वर्ड भी यूज़ हुआ है, जो कि वो भी क्या है, ठीक है। यानी हमारे पास टू टाइप्स के इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल कंडीशंस। इंटरनल इन्वायरमेंट इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की इनसाइड पे होता है, इनसाइड बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर का जो माहौल है वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया। जिस्म के अंदर क्या है, लेट्स सपोज हमारे क्या है, ब्लड है, फिर ब्लड के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर सेल्स होते हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल इन्वायरमेंट। इसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी से बाहर का माहौल। इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। लेट्स सपोज टेम्परेचर हो गया, इसी तरह ह्यूमिडिटी हो गई, इस तरह ईआरबी हो गया। ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के मोहताज होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ज़्यादा मोहताज कौन होता है, ज़्यादा मोहताज होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट डिपेंड करता है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे। अब तुम लोग देखते हो कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए या फ्लक्चुएशन आ जाए तो वो क्या कर लेते हैं, यानी उसने हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करना है, तो हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या कर लेते हैं, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए, कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, तो वो क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रेजिस्ट पेश करते हैं। इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस। अब हम आते हैं कि होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन किस तरह है, कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है, होम्योस्टेसिस इज़ ए ग्रीक वर्ड। एक्चुअली ये टू वर्ड से बना हुआ है, एक है होमियो और एक है स्टेसिस। होमियो बोलते हैं, इसका मतलब है सेम। इसके लिए हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं स्टैंडिंग, जबकि स्टेसिस का मतलब क्या है, कांस्टेंट, मुस्तकिल, या इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक। तुम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हो ना स्टैटिक, तो स्टैटिक किस चीज़ को बोलते हैं, साकिन को बोलते हैं।
यानी होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, वो उसकी वजह से नुकसान उसको नहीं पहुंचेगा, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि क्या होगा, बॉडी के अंदर जितनी भी हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा ब्लड लेवल हो गया, हमारा ब्लड पीएच लेवल हो गया, बॉडी के अंदर वाटर है, सॉल्यूट से वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे, बल्कि चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफिनीशन इसके लिखे हुए हैं। तो पहला ये है कि दी कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। या इसकी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन या इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट्स। द एबिलिटी of living organisms to maintain their internal conditions constants। यानी क्या करेगा, अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा लेकिन उसकी वजह से हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट में वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। होम्योस्टेसिस का वर्ड पहली दफ़ा एक अमेरिकन साइंटिस्ट था वाल्टर केनन, उसने यूज़ किया था। द वर्ड होम्योस्टेसिस वाज फर्स्ट यूज बाय अमेरिकन साइंटिस्ट हुज नेम इज़ वाल्टर केनन। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में क्या हो सकता है, ये आ सकता है। अब हमारे बॉडी के अंदर चूँकि हम इंटरनल कंडीशन की या इंटरनल इन्वायरमेंट का जिक्र करते हैं, तो उसमें जो ज़्यादा सेंसेबल होते हैं, जो कि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन की वजह से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट है टेम्परेचर। यानी हम जिक्र करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इंटरनल कंडीशंस को। तो पहला हमारे पास है टेम्परेचर, सेकंड हमारे पास है वाटर एंड सॉल्ट्स, या हम यूज़ करते हैं वर्ड इसके लिए सॉल्यूट का टर्म भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। बॉडी के अंदर क्या है, हमारा हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल, इस तरह क्या हो गया, हमारे ब्लड पीएच हो गया। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर मामूली भी चेंज आ जाए तो ये चीज़ें क्या हो सकते हैं, ये उसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये इनकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों है। अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाए तो ये हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं, ये हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह हैं। तो आए हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब हम आते हैं, यानी हम होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को 3 तरीक़ों से पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो हमारे पास होम्योस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। सेकंड हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। थर्ड हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्चुअली जो टर्मिनोलॉजी मैंने लिख ली, थर्मो रेगुलेशन हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया या एक्सक्रीशन हो गया, यहाँ पे तो शार्ट है, यानी इसी
पूरे होम्योस्टेसिस चैप्टर के अंदर हम इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास ब्रॉड है, पूरे सब्जेक्ट से इनके। तो पहले हम आते हैं थर्मो रेगुलेशन की तरफ। थर्मो रेगुलेशन इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी जो वर्ड थर्मो रेगुलेशन से ये दो वर्ड से बना हुआ है। तरम बोलते हैं टेम्परेचर को। तरम किस चीज़ को बोलते हैं? तरम बोलते हैं टेम्परेचर को। रेगुलेशन कहते हैं मेंटेनेंस को, बरकरार रखने को बोलते हैं। यानी थर्मो रेगुलेशन के डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज़ हम लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसको अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखे तो वो हमारे पास बनता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है हमारा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ये जो हम दो सिंबल यूज़ करेंगे, अगर एरो हेड है, एरो हेड हम अपवर्ड लिखते हैं तो ये इंक्रीज़ के लिए यूज़ होता है, और ये एरो अगर हम यूज़ करते हैं डाउनवर्ड के लिए तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो होम्योस्टेसिस का थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो होम्योस्टेसिस ने क्या करना है, इसी टेम्परेचर को 37 पे लेके आना है। इन केस ऑफ ये टेम्परेचर 37 से डिक्रीज़ हो रहा है, उस डाउनवर्ड जा रहा है, फिर भी क्या करना है, उसने 37 पे रखना है। और जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेटर ऑन हम डिस्कस करते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या इसके नुकसान आते हैं, ये अगर डिक्रीज़ होगा तो फिर इसके क्या नुकसान आते हैं। अगला हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन ये भी होम्योस्टेसिस की एक कंपोनेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स और वाटर को मेंटेन रखते हैं। सॉल्यूट्स में क्या आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है, ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड के अंदर प्रोटीन होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके साथ साथ क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। वाटर, हमें पता है कि हमारे बॉडी कंपोजिशन का तकरीबन 70% क्या है, लिविंग सेल का क्या है, उसमें वाटर मौजूद है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच आवर बॉडी मेंटेन द वाटर एंड सॉल्यूट्स लेवल। थर्ड हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस चीज़ को बोलते हैं? एक्सक्रीशन थोड़ा इन दोनों से डिफरेंट है। एक्सक्रीशन इसको बोलते हैं, देखो हमारे बॉडी के अंदर होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किस चीज़ को बोलते हैं? बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शन की वजह से कोई ऐसे चीज़ें बनते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो बॉडी से नुकसानदेह चीज़ों का बाहर निकालना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। हम वर्ड यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट का। मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से प्रोडक्ट्स जो कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए निकलते हैं उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर। वाटर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सेल टर्जिड होंगे, सेल टर्जिड होंगे फिर क्या होगा, सेल स्वेल होगा, सेल डैमेज होगा। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पेन जब इनके 120 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये फिर क्या बन जाते हैं हमारे पास ये टॉक्सिक होते हैं, बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। इसके साथ साथ यूज्ड हार्मोन्स, हार्मोन यूज़ हो जाए उसके बाद क्या होता है, ब्लड के अंदर उसने निकलना होता है, क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदेह होता है। उसके साथ साथ हमारे पास यूज्ड ड्रग, यानी बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, एग्जाम्पल्स है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के। अब हम डिस्कस करना है हमने कि ये होम्योस्टेसिस को कौन कंट्रोल कर रहा है। हमारे बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है
इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम। लेकिन इस कंट्रोल सिस्टम से पहले तुम लोगों को याद दिलाने के लिए, रिकॉल करने के लिए मैं आता हूँ फीडबैक मैकेनिज़्म की तरफ। तुम लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हो कि व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। तो फीडबैक मैकेनिज़्म की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, व्हेन द प्रोडक्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन, when product is controlled by its own production। अब डिफरेंट बुक में तुम लोग डिफरेंट डिफिनीशन पढ़ चुके हो, लेकिन हम आते हैं यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा कि एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज़्म है क्या चीज़। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इनके टाइप्स, मैं एग्जांपल दूंगा तो डिफिनीशन भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, उसके साथ साथ इनके टाइप्स भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। इनके हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। FB फेसबुक के लिए यूज़ नहीं करते, फीडबैक के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सपोजिशन ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A है और एक क्या है, B है। अब A क्या कर रहा है, यानी A बना रहा है, B को बना रहा है। तो जिस चीज़ को बना रहा है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्शन, यानी पैदावार। ए क्या कर रहा है, ए से बन रहा है, बी बन रहा है। ए बना रहा है, बी को बना रहा है। तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। यानी अब क्या होगा, हमने उसके 2 टाइप्स पढ़े कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। अब ए से बी बन रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है, बी कहता है ए को कि यार बस करो, मज़ीद बनाना छोड़ दो। क्या करो यार, बस करो, मज़ीद बनाना छोड़ दो। तो इस केस में हम इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। यानी क्या कर रहा है, बी को कह रहा है कि मज़ीद प्रोडक्शन छोड़ दो, मज़ीद प्रोडक्शन छोड़ दो, यानी कि अपनी पैदावार क्या करो, कम करो। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अगला हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। फॉर एग्जांपल ए है, अगला हमारे पास बी है। अब ए से बन रहा है, बी बन रहा है। बी क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन है। नेगेटिव फीडबैक में बी ए को कहते हैं, मतलब कुछ टाइम तक बना दिया बी को, फिर उसके बाद कहते हैं कि मज़ीद मुझे ना बनाओ, मज़ीद क्या करो, अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर दो। यहाँ पे बी ए को कहता है कि ये नहीं कहता कि स्टॉप करो या कम करो, कहता है कि और पैदा करो यार, और बनाओ और बनाओ। तो इसको मतलब अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करो, उसको रोकता नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। एक्चुअली ये 2 टर्मिनोलॉजी नेगेटिव फीडबैक का और पॉजिटिव फीडबैक का, ये आगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमने यूज़ करने हैं, तो इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आते हैं कंट्रोल सिस्टम की तरफ। कंट्रोल सिस्टम यानी व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम। हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी कंट्रोल सिस्टम होता है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम की डिफिनीशन किस तरह करते हैं, द सिस्टम विच कंट्रोल द सिस्टम विच कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल processes
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं कंट्रोल सिस्टम का, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है, पहले इनकी कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं, फिर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं रिसेप्टर, दूसरे को हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर, तीसरे को हम कहते हैं इफेक्टर। तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि रिसेप्टर किस चीज़ को बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर किस चीज़ को बोलते हैं और इफेक्टर किस चीज़ को बोलते हैं। रिसेप्टर, इसके नाम से भी ज़ाहिर है, तुम लोग हॉस्पिटल पे जाते हो तो ज़्यादातर या किसी ऐसे मेन ऑफिस में जाते हो, बड़े बड़े ऑफिस में जाते हो, तो जब बड़े कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे एक रूम होता है, अलग टेबल सा होता है, वहाँ पे लिखा होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन का क्या मतलब होता है, या किसी पार्टी पे जाते हैं तो कहते हैं कि इन बंदों ने रिसेप्शन में खड़े होना है। रिसेप्शन का क्या, वो क्या करते हैं, गेस्ट को रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टर का मतलब है रिसीव करना। क्या करना, रिसीव करना। इसके लिए हम दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंसर का। ये क्या कर रहे हैं, ये स्टिमुलस को, यानी बाहर अगर कोई चेंज आ रहा है तो ये उसको डिटेक्ट कर रहा है। अगला हमारे पास है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर एग्जांपल में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कर लेता है, इसने डिसीजन लेना होता है। इसके लिए हम दूसरा नाम लेते हैं इंटीग्रेटर। हमारे पास इफेक्टर, जिसने काम करना होता है, इसमें ज़्यादातर हमारे पास आते हैं मसल्स आते हैं, इसके साथ साथ इसमें हमारे पास आते हैं ग्लैंड्स आते हैं। अब इस पे यहाँ पे हमने क्या कहा कि कंट्रोल सिस्टम की 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, रिसेप्टर, द कंट्रोल सेंटर एंड द इफेक्टर्स। अब इसके मैं एग्जांपल दूंगा तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। घर में क्या होता है, घर में हमने पानी गर्म करने के लिए रखा होता है वाटर गीज़र। वाटर गीज़र यानी वो अगर हमारे लिए पानी गर्म करता है, वो एग्जैक्ट इसी कंट्रोल सिस्टम के मैकेनिज़्म पे काम करता है। वाटर गीज़र में 3 चीज़ें होते हैं। नंबर फर्स्ट इनमें होता है थर्मामीटर, सेकंड इसमें होता है थर्मोस्टेट, थर्ड इसमें होता है हीटर। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो 3-4 महीने पहले बहुत सख्त क्या थी, सर्दी थी, अभी क्या है, बहुत सख्त गर्मी है, ठीक है। तो हमने क्या रखा होता है, सर्दी में वहाँ पे गीज़र में होता है एक सेट पॉइंट होता है। सेट पॉइंट उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे कि हम क्या कर लेते हैं, गीज़र का टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि लेट सपोज़ हमने पानी गर्म करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्या करना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को हमने गर्म करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, सेट पॉइंट तो हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड का लगाते हैं। अब यानी यहाँ पे होमोस्टेसिस क्लियर हो रहा है। अब अगर पानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो गया, जब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जाएगा, क्या होगा, हीटर स्टॉप हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो गया। अगेन क्या हो गया, डाउन हो गया। अगेन पानी ठंडा हो गया। अब ये पूरा प्रोसेस किस तरह हो रहा है, वहाँ गीज़र में होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर काम करता है एज अ रिसेप्टर का काम करता है। रिसेप्टर का हमने कहा था कि ये क्या कर लेते हैं, सेंसर है हमारे पास, ये रिसीव करता है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा कंट्रोल सेंटर का। कंट्रोल सेंटर का
एक हमारे पास है हीटर है, जिसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि ये एज ए इफेक्टर काम करता है। अब तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। सेट पॉइंट हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगा दिया। गीज़र में थर्मामीटर लगा हुआ है। इन केस ऑफ पानी ज़्यादा गर्म हो गया, 50 से अबव जा रहा है, थर्मामीटर ने क्या किया, पानी के टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, उसने सेंस किया, उसे पता चल गया कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। लिहाजा थर्मामीटर क्या कर लेता है, थर्मोस्टेट को बता देता है, सिग्नल पास कर देता है कि पानी क्या हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया। थर्मोस्टेट क्या कर लेता है, हीटर को बता देता है, सिग्नल दे देता है कि जाके बंद हो जाओ, मज़ीद पानी गर्म ना करो। तो ये जो प्रोसेस है कि इस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रिसेप्टर होता है, सिग्नल को रिसीव करते हैं। कंट्रोल सेंटर ज़्यादातर हम आगे डिस्कस करेंगे, ब्रेन है हमारे पास, स्पाइनल कार्ड है, उसको बता देते हैं और वो फिर आगे बता देते हैं किस चीज़ को, इफेक्टर को। अब इन केस ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जा रहा है, कम हो गया, लेट सपोज ये आ गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। इसी थर्मामीटर ने फिर क्या किया, टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, तो थर्मामीटर को पता चल गया कि पानी का टेम्परेचर कहाँ तक आ गया, 45 तक। सिग्नल दे देता है थर्मोस्टेट को, जो कि एज अ कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा है। वो जाके सिग्नल देता है हीटर को कि क्या हो जाओ, ऑन हो जाओ, पानी क्या करो, गर्म करो। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी यही कंट्रोल सिस्टम है, सेम मैकेनिज्म है इसका। ज़्यादातर इंडोथर्मिक एनिमल्स के अंदर, इंडोथर्मिक एनिमल्स, इंडोथर्मिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, लेटर ऑन इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं इंडोथर्मिक एनिमल्स और एक होते हैं एक्सोथर्मिक एनिमल्स। इंडोथर्मिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने हीट को खुद जनरेट करते हैं। दोज एनिमल्स विच जनरेट देयर ओन हीट, दे डू नॉट डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट। ये क्या है हमारे पास, जनरेट ओन हीट, अपना खुद जनरेट करते हैं। इसके अलावा ये क्या है हमारे पास, वार्म ब्लडेड। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल हमारे पास बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं और कुछ फिशेस आते हैं, सम फिशेस। जगह जगह पे हम यूज़ करते हैं फिशेस, मतलब जितनी भी फिश हम कहते हैं कि कुछ इंडोथर्मिक भी है, कुछ हमारे पास एक्सोथर्मिक भी है। तो फिशेस के अंदर यानी इस प्लेनेट में सबसे जो ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा जो वेरिएशंस है वो फ़िश के अंदर पाई जाती है। तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ फिशेस आते हैं इंडोथर्मिक के अंदर, कुछ आगे हमारे पास बिलोंग करते हैं एक्सोथर्मिक एनिमल्स में। तो हमारे पास जो इंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ह्यूमन का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। हमारे बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हो गया, जिस तरह तलागंग में तुम लोग देख रहे हो सही शदीद वाली गर्मी है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ गई है। तो इसकी वजह से अगर लेट सपोज हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्या होता है, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस है, एक्सटर्नल चेंजेस है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे स्किन में नर्व्स या न्यूरॉन एंडिंग होते हैं, न्यूरॉन एंडिंग्स होते हैं, स्किन के ऊपर लगे होते हैं, हमारे पूरे स्किन के ऊपर लगे हुए हैं, जिसको जो कि क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं, टेम्परेचर को रिसीव कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ गया, किस तरह हमें पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ गया, हमारे स्किन रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट कर दिया। ये जाके मैसेज देते हैं, जो नर्व्स एंडिंग्स है, न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज देते हैं हमारे ब्रेन को। ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस।
ये ज़्यादातर MCQs में आता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द टेम्परेचर। अब ये हाइपोथैलेमस क्या है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, न्यूरॉन एंडिंग्स ने डिटेक्ट कर दिया, इसने सिग्नल दिया ब्रेन को। ब्रेन के कौन से पार्ट को? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस या ब्रेन हमारे पास काम करता है एज अ कंट्रोल सेंटर का, कंट्रोल सेंटर। ये आगे जाके मैसेज देता है, सिग्नल देता है। नंबर एक, हमारे पास अगर बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है 37 से अगर वो ज़्यादा हाई हो गया है तो ये देता है हमारे पास स्वेट ग्लैंड को। स्वेट ग्लैंड को, ये भी हमारे स्किन में मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं कि पसीना निकालो। स्वेट कहते हैं पसीने को, लेटर ऑन इसको भी हम डिटेल से डिस्कस कि पसीना निकालो। पसीने से क्या होता है, उसमें हमारे पास वाटर निकल जाती है, कुछ साल्ट भी कुछ मिकदार में होता है। दूसरा, हाइपोथैलेमस मैसेज देता है हमारे ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल को कहता है कि गर्मी ज़्यादा हो गई, तू क्या करो, वेसोडाइलेशन करो। वेसोडाइलेशन, दो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे। एक हमारे पास है वेसोडाइलेशन, सेकंड हमारे पास है वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कहते हैं वेसल को, ब्लड वेसल को बोलते हैं। डायलेशन बोलते हैं इनलार्जमेंट को बोलते हैं, साइज़ में बड़ा होना, इनका डायमीटर बढ़ना। तो क्या होता है, जिस तरह पानी का पाइप होता है, पानी का पाइप, हम पानी के पाइप में नॉर्मल पानी जाता है, हम उसको प्रेस करते हैं तो पानी दूर तक फेंकता है ना, इसी तरह हमारे ब्लड वेसल भी इस तरह है। अगर वो ब्लड वेसल क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, तंग को बोलते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये खुल जाती है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब क्या हो गया, हाइपोथैलेमस ने स्वेट ग्लैंड को भी मैसेज दे दिया। अगला, हाइपोथैलेमस ने किस चीज़ को दे दिया, ब्लड वेसल को दिया कि वेसोडाइलेशन स्टार्ट करे। तो ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। जो ब्लड वेसल स्किन के ज़्यादा नज़दीक है उनकी इनलार्जमेंट ज़्यादा होती है, इनलार्ज हो जाते हैं और वो मैक्सिमम हीट को क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। अब क्या हो गया, इसने मैक्सिमम हीट सिक्रेट किया, इसने पानी क्या किया, निकाला। तुम लोग देखते हो ना कि जब हमें पसीना निकल आ जाता है और अचानक ठंडी हवा लग जाती है तो हम कितनी ठंडक महसूस करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं परस्पायरेशन। अब ब्लड वेसल की वेसोडाइलेशन की वजह से, स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, वापस आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या हो गया, वापस आ गया। क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि उसने फिर टेम्परेचर को डिटेक्ट कर देना है, ये बता देते हैं हाइपोथैलेमस को, कंट्रोल सेंटर को, कि मज़ीद क्या करो, मज़ीद आगे मैसेज जाना स्टॉप कर दो। यानी यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा फीडबैक इस्तेमाल हो रहा है, उसको कहते हैं कि मज़ीद स्टॉप करो। तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, कि मज़ीद क्या करो, स्टॉप करो। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, कम है। किस तरह कम होता है, सर्दियों में तुम लोग देखते हो कि हम क्या कर लेते हैं, हम जब कोट उतारते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शरारत करता है सर्दियों में, तुम्हारे ऊपर पानी का बाल्टी डाल दे तो क्या होता है, बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बॉडी ठंडी हो गई यानी टेम्परेचर क्या हो गया, हमें 37 से क्या होता है, कम आ गया। स्किन ने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, स्किन के लिए हम यूज़ करते हैं रिसेप्टर का, वो आगे मैसेज देते हैं, इसी हाइपोथैलेमस को देते हैं। अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है तो हाइपोथैलेमस मैसेज देता है, नंबर फर्स्ट ये देता है मसल्स को देता है। मसल, जब हमें ठंड लगती है, हमें तरतराहट होती है, क्यों होती है, इस मसल की शिवरिंग की वजह से हीट पैदा होती है और यही हीट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं।
अगला मैसेज, वहाँ पे तो वेसो डायलेशन हो रही थी, यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, यानी जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो तंग पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो फिर क्या होगा, हमें टेम्परेचर वापस आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब ये 37 पे आ गया, दोबारा से मैसेज मिलेगा कि स्टॉप कर दो। लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे पास जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा है, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो हमारे पास क्या है, रेयर केसेस में मौजूद हैं। इसका हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम के, और ये इस एग्जैक्ट उसी पे काम कर रहा है जिस तरह के हमने गीज़र को डिस्कस किया था। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए हमारे हार्ट पे और हमारे वेसल्स पे लगे होते हैं बारो रिसेप्टर, जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। कहाँ पे लगे होते हैं ये, हमारे ब्लड वेसल्स पे मौजूद हैं, साथ साथ पे हमारे हार्ट पे भी मौजूद हैं। अब क्या हो गया, यानी हमारे ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है 120 और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। अब क्या हो गया कि इन केस ऑफ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। बारो रिसेप्टर्स जो कि ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं वर्ड यूज़ करता हूँ रिसेप्टर, ये मैसेज दे देगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या है हमारे पास, ब्रेन है, लेकिन ब्लड प्रेशर को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द ब्लड प्रेशर्स। बारो रिसेप्टर्स, यानी उसने मैसेज दे दिया हमारे ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा, ये अगेन मैसेज देगा हमारे हार्ट को, मैसेज देगा, साथ साथ में ये ब्लड वेसल को मैसेज देगा, हार्ट को। यानी हार्ट्स में दो चीज़ें होते हैं, चैप्टर नंबर 14 में फर्स्ट ईयर में तुम लोग डिस्कस करके आए हैं। एक होता है कार्डियाक इनपुट, एक होता है कार्डियाक आउटपुट। कार्डियाक बोलते हैं हार्ट को, बोलते हैं दिल को बोलते हैं। जितना ब्लड दिल में आता है एट अ टाइम उसको बोलते हैं कार्डियाक इनपुट, जितना ब्लड हार्ट से निकलता है इसको हम नाम देते हैं कार्डियाक आउटपुट। अब ये मैसेज देते हैं, क्योंकि जो कार्डियाक आउटपुट है वो कंट्रोल कर रहा है मेडुला ओब्लांगेटा को, साथ साथ में ब्लड वेसल को देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो ये क्या होते हैं, वेसो कंस्ट्रिक्शन इनकी हो जाती हैं, ये क्या कर लेते हैं, कार्डियाक आउटपुट तेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सर्दियों में क्या होता है, हमें जब सर्दी लगती है हम हाथ मलते हैं या हम रनिंग करते हैं। क्यों करते हैं, कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या होगा, बॉडी क्या जनरेट करेगी, हीट जनरेट करेगी। उसके साथ साथ जो हमारे मसल्स हैं वो भी क्या जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। अब हम आते हैं, यानी हमारी बॉडी तब हेल्दी होगी जब होम्योस्टेसिस का प्रोसेस क्या होगा, नॉर्मल होगा। होम्योस्टेसिस में अगर कोई डिस्टरबेंस आती है तो हम क्या होंगे, हम बीमार होंगे बहुत सारे। तो हम कहते हैं वाई वी हैव नीड ऑफ होम्योस्टेसिस, हमें होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों है, या व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स में हमने डिस्कस किया था नंबर 1 थर्मो रेगुलेशन के लिए, जिसके लिए मैं सिंपल लिखता हूँ टेम्परेचर का। सेकंड हमने डिस्कस किया था ऑस्मो रेगुलेशन का, जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ सॉल्यूट्स का प्लस वाटर का। थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास था एक्सक्रीशन का, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ होम्योस्टेसिस ने एहतजाज किया,
होम्योस्टेसिस ने क्या किया, एहतिजाज किया, स्ट्राइक किया कि मैंने अपना काम नहीं करना तो क्या कर सकते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, नुकसान क्या होगा। हम पढ़ चुके हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इंजाइम मौजूद हैं। इंजाइम किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। लिहाजा टेम्परेचर के बढ़ने से इंजाइम की जो नेचुरल हालत है, प्रोटीन क्या होगा, बॉन्ड की, क्योंकि प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड से, हीट इंक्रीज़ करने की वजह से अमाइनो एसिड की बॉन्ड टूटेंगे, प्रोटीन डीनेचर होगा, इंजाइम डीनेचर होगा, रिएक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और भी बहुत सारे हैं। अगला हमारे पास है सॉल्यूट्स इन वाटर। तो सॉल्यूट्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है साल्ट्स की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाए, क्या होता है, हमारे पास किडनी स्टोन बनाते हैं। वाटर ज़्यादा हो गया, टर्जिडिटी होगी, वाटर कम हो गया, डिहाइड्रेशन होगी। थर्ड हमारे पास है वेस्ट प्रोडक्ट्स है। वेस्ट प्रोडक्ट किस चीज़ को बोलते हैं, कचरे को बोलते हैं। किस चीज़ को बोलते हैं, कचरे को, यानी कचरा हमने जिस्म से निकालना है हर सूरत पे। अब होम्योस्टेसिस ने एहतिजाज किया कि मैंने काम नहीं करना है, हम क्या करेंगे। हमारे पास लेट सपोज है एग्जाम्पल यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया, होम्योस्टेसिस काम नहीं कर रहा, उसको एलिमिनेट नहीं कर रहा बॉडी से, तो यूरिक एसिड जिसकी वजह से तुम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, हमारे जॉइंट्स में दर्द होता है, जोड़ों की बीमारी, जिसको हम नाम देते हैं अर्थराइटिस, या इसको हम कहते हैं गट अर्थराइटिस। अगला हमारे पास है इंसेफोपैथी। अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा हो जाए तो क्या कर लेते हैं, एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एन्सेफोपैथी, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इंसान कोमे में चला जाता है और आखिरकार क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो होम्योस्टेसिस की ज़रूरत हमें क्यों है, प्रॉपर वर्किंग के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, इसके साथ साथ सर्वाइवल के लिए। बॉडी की ग्रोथ होगी, सर्वाइवल होगी, तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास स्पीशीज़ कंटिन्यू रहेंगे, स्पीशीज में चेंजेस नहीं आएंगे, वेरिएशन नहीं आएंगे, ना स्पीशीज़ क्या होंगे, ना स्पीशीज़ ख़त्म होंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, होम्योस्टेसिस की इम्पॉर्टेंस है और ये उसके क्या है, नुकसानात है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।